आप सभी का सॉल्यूशन गुरु टी के लॉ चैनल में मोस्ट वेलकम है और मैं हूँ एडवोकेट प्रतिज्ञा सिसोदिया। आज के जो क्लासेस हमने आज स्टार्ट कर दिया है जुडिशरी के लिए क्लासेस, और आपको ऑनलाइन भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस हम चलाते हैं। और यूट्यूब पर आपको फ्री क्लासेस मिलेगी और हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती है प्रतिज्ञा लॉ अकेडमी पर। तो आपको जो है मैंने उसके लिए अनाउंसमेंट कर दिया है, एक वीडियो बना दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी डिटेल में। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ सिविल जज एग्ज़ाम के लिए जो उसका जो सिलेबस है कोर्ट फीस एक्ट, कोर्ट फीस एक्ट को हम समझेंगे, पढ़ेंगे। वैसे कोर्ट फीस एक्ट में जो है टोटल सेक्शन 36 सेक्शन है। ठीक है, सेक्शन 36 है, चैप्टर टोटल 6 है और 6 36 होता है। ऐसे आप इसे याद रख लीजिएगा, ट्रिक्स है ये याद रखने की। इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा तो ये नहीं, कोर्ट फीस एक्ट बहुत ईजी, बहुत अच्छा है। और टोटल सेक्शन इसमें 36 और 6 चैप्टर है, तो 6 36 होता है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी 1 और 2 सेक्शन है। इसमें 1A भी है, पेपर्ड गवर्नमेंट के बारे में दिया है। तो 2 सेक्शन इसमें चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी में और 2 सेक्शन। चैप्टर 2 में 3 से 5 सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, 3 से 5 सेक्शन जो है चैप्टर 2 में दिया गया है। क्या किस बारे में, हाई कोर्ट में क्या फीसेस लगेगी और प्रेसिडेंसी नगरों के जो लघुवाद न्यायालय उनमें लगने वाली जो फीस है उसके बारे में चैप्टर 2 में दिया गया है। ठीक है, तो चैप्टर 2 में इसके बारे में दिया गया है। अच्छा, मेरा वीडियो में तो ठीक है, अब मैं वो निकाल लेती हूँ पेन। तो इसमें चैप्टर 2 में हाई कोर्ट और प्रेसिडेंसी नगरों के लघुवाद न्यायालयों में लगने वाली फीसों के बारे में दिया गया है। अब चैप्टर 3 में आते हैं। 3 में अन्य न्यायालय और लोक कार्यालयों में जो फीसें होती है वो 6 से 19 सेक्शन है इसमें। ठीक है, चैप्टर 3 में क्या दिया है, अन्य न्यायालय जो अदर कोर्ट से और पब्लिक ऑफिसेज जो है उनमें जो फीसें लगती है उनके बारे में दिया गया है चैप्टर 3 में। फिर 3A आता है। 3A में 19A से 19K तक दिया हुआ है। 3A जो है, 3A में प्रोबेट प्रशासन पत्र और प्रशासन प्रमाण पत्र के बारे में दिया गया है। ठीक है, देखिए ये तो हो गया चैप्टर आपका 3 और अन्य कोर्ट लोक कार्यालय की फीसें और सेक्शन 6 से 19 आ गया। अब चैप्टर 3A है। चैप्टर 3A में प्रोबेट प्रशासन पत्र प्रशासन प्रमाण पत्र के बारे में दिया हुआ है। तो 19A से 19K तक ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आता है चैप्टर 4। चैप्टर 4 में आदेशिका फीसों के बारे में दिया गया। चैप्टर 4 आदेशिका फीसों के बारे में बताता है। सेक्शन जो है आपका 20 से 24 तक है। ठीक है, 20 से 24 सेक्शन इसमें है। बस ज़्यादा बड़ा तो ये नहीं, छोटा सा ही एक्ट है और बहुत ईजी है। और इसमें कोई कॉन्सेप्ट ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा समझना है डीपली। इसमें बस आपको रीड करना है और ये याद रखना है कि कौन सी सेक्शन में क्या दिया हुआ है। बस इतना से ही आपको याद रखना है, हेडिंग याद रखना है। बहुत सारी चीज़ों में तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो मैं आपको बता दूंगी क्या क्या सेक्शन पूछी जाती है। आदेशिका फीस, इसमें देखिए जो छत्तीसगढ़ का भी लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ है उसमें 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत छोटे में मत लीजिएगा, इसके छोटे सा एक्ट तो है लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्योंकि अब मेजर लॉ से तो कम पूछे जाते हैं, छत्तीसगढ़ के जो लोकल लॉ वगैरह हैं इनसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये सेक्शन 4 में आदेशिका फीस है 20 से 20 to 24 सेक्शन इसमें दिया हुआ है। फिर 5 में आते हैं। 5 में क्या बताता है, 5 में फीस उद्ग्रहण करने के ढंग तरीके बताता है। चैप्टर 5 ये बताता है कि भाई फीस किस तरह से उद्ग्रहित की जाएगी, लेवी की जाएगी। ठीक है, तो लेविंग ऑफ फीस के बारे में चैप्टर 5 बताता है। चैप्टर 5 का जो सेक्शंस का रेंज है वो है 25 से 30 तक। 25 ऐसे याद रख सकते हैं। 5 में क्या दिया है, 25 से 30 तक दिया गया है। ठीक है, तो 5 में 25 से 30 फीसों के उद्ग्रहण के ढंग के बारे में, फीसों के उद्ग्रहण के ढंग के बारे में दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर 6 से, लास्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा तो है नहीं। चैप्टर 6 में 31 से 36 सेक्शन है। 31 से 36 सेक्शन है चैप्टर 6 में। ठीक है,
6 36, ठीक है। तो ये प्रकीर्णित मिसकेलेनियस है। तो इसमें भी ज़्यादा याद नहीं करना है आपको, कुछ चीज़ें बस किसमें क्या फीसें लगती है, फीस की छूट के बारे में, किसे छूट दी गई है, क्या है, तो ये आपको थोड़ा बहुत इसमें रीड करना है। वो इम्पोर्टेंट सेक्शंस में आपको बता दूंगी, ठीक है। ठीक है, बेयर एक्ट निकाल लीजिए, बेयर एक्ट निकाल लीजिए और हमारे साथ आप रीड करते चलिए, नोट डाउन करते चलिए क्या क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। और बाकी आप हमारी क्लास ज्वाइन करेंगे ना, मैं आपको वहाँ सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँगी। देखिए, इसमें 3 अनुसूची भी दी गई है, ठीक है, 3 अनुसूची दी गई है। तो किस किस के बारे में बताती है? पहली अनुसूची किस बारे में बताती है? पहले अनुसूची मूल्यानुसार फीसों के बारे में बताती है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है छत्तीसगढ़ सीजे 26 फरवरी 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था छत्तीसगढ़ का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है मूल्यानुसार फीसों के बारे में, ठीक है, मूल्यानुसार फीसों के बारे में पूछा गया है, ठीक है। अनुसूची 1 मूल्यानुसार फीस के बारे में बताता है। अनुसूची 2 जो है शेड्यूल 2 फिक्स फीस के बारे में बताता है, नियत फीस के बारे में बताता है। अब शेड्यूल 3 जो है शेड्यूल 3 अनुसूची 3 फॉर्म ऑफ वैल्यूएशन फॉर्म ऑफ वैल्यूएशन मूल्यांकन का प्रारूप, फॉर्म ऑफ वैल्यूएशन मूल्यांकन का प्रारूप इसमें बताया गया है, ठीक है। और ठीक है, तो ये आपको एक एक चीज़ें आपको पढ़ना है और आपको अनुसूची भी याद रखना है, किस अनुसूची में क्या दिया गया, और थोड़ा सा डिटेल में भी आपको देखना होगा। बहुत ज़्यादा तो डीपली आपको पढ़ना नहीं है। तो इसमें जो फर्स्ट है, इसका लाइट चालू करो विनायक। लाइट नहीं, हाँ बस फैन नहीं चलेगा, वो लाइट ख़राब हो रही ना, इन्वर्टर भी नहीं चल रहा है इसलिए आज। चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी में हम सेक्शन 1 देखते हैं। सेक्शन 1 जो है संक्षिप्त नाम शॉर्ट टाइटल बताता है। तो शॉर्ट टाइटल, यह एक्ट न्यायालय फीस अधिनियम 1870 कहा जा सकते हैं, ठीक है। तो दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कोर्ट फीस एक्ट 1870। सेकेंड क्या है, इसका विस्तार कहाँ तक है? तो अधिनियम का विस्तार जो है, इसका विस्तार उन राज्य क्षेत्रों के सिवाय जो 1 नवंबर 1956 के ठीक पहले भाग ख राज्यों में समाविष्ट थे, संपूर्ण भारत पर है। तो यानी कि संपूर्ण भारत पर इसका एप्लीकेबिलिटी है। और लागू कब से हुआ है, एप्लीकेबल कब हुआ ये? तो ये जो है कमेंसमेंट ऑफ एक्ट एंड इट सेल कम इनटू फोर्स ऑन 1 डे ऑफ अप्रैल 1870। तो 1870 की 1 अप्रैल को ये लागू हो चुका था, ठीक है। तो 1870 से लागू हो गया है ये 1 अप्रैल से, ठीक है। 1870 ये याद रखना है, 1870। अब 1A अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात करता, तो ए से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो गया, ये तो हमको याद हो गया। तो 1A में समुचित सरकार की परिभाषा दी गई है। तो समुचित सरकार कौन होती है? तो समुचित सरकार में इस अधिनियम में समुचित सरकार से केंद्रीय सरकार के अधीन सेवा करने वाले किसी अधिकारी के समक्ष पेश की गई या पेश की जाने वाली दस्तावेज संबंधी फीसों या स्टाम्पों के संबंध में केंद्रीय सरकार, अन्य फीसों या स्टाम्पों के संबंध में राज्य सरकार अभिप्रेत। तो जहाँ भी मतलब केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, सेंटर के अधीन काम करते हैं, जो भी पब्लिक ऑफिसर्स हैं उनके समक्ष जो भी फीसेस लगेगी उसमें वो सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगी। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। और स्टेट की बात है तो स्टेट गवर्नमेंट के जो अथॉरिटीज़ है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जो काम करते हैं, जो उनके सर्वेंट हैं, उनके सामने जो भी फीसेस लगती हैं
तो उन ऑफिसों से स्टेट में लगने वाली फ़ीसों के बारे में वो वाली स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगी। तो स्टेट की बात है तो स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगी, और सेंटर की बात है सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगी। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब यही होता है, दोनों ही सरकार आ जाती है, ठीक है। स्टेट की बात होती है तो स्टेट, और सेंटर की बात होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट। 1B भी दिया हुआ है। 1B क्या कहता है? प्रत्याक्षेप के ज्ञापन की परिभाषा। तो प्रत्याक्षेप के ज्ञापन की परिभाषा दी गई, इस अधिनियम में जब तक कि विशेष संदर्भों में कोई प्रतिकूल प्राप्त न हो, अपील का ज्ञापन के अंतर्गत प्रत्याक्षेप का ज्ञापन आता है, और वाद के अंतर्गत डिक्री से अपील आती है। यानी कि डिक्री की जो अपील की जाती है वो इसमें इंक्लूड होती है, ठीक है, वही आती है। शेल इंक्लूड इन अपील फ्रॉम अ डिक्री। तो डिक्री की जो अपील होती है वो इसमें इंक्लूड है अपील के ज्ञापन में, ठीक है। अब 2 सेक्शन तो हटा दिए, ठीक है, 2 सेक्शंस को हटा दिया है। कब हटाया? 1937 में हटा दिए थे इसको, विधि अनुकूलन आदेश 1937 में। वैसे जानकारी के लिए याद रख सकते हैं, वैसे तो ऐसा पूछा नहीं जाता है, बहुत टफ एग्ज़ाम नहीं आता है मतलब छत्तीसगढ़ का, लेकिन हाँ सारी चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है भाई, अपन रोक तो सकते नहीं है ना, नहीं कह सकते हैं कि भाई आप ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। एग्जामिनर तो कुछ भी पूछ सकते हैं भाई, एग्ज़ाम है वो, हम मना नहीं कर सकते। तो इसलिए थोड़ी नॉलेज होना ज़रूरी है। बाकी तो ज़्यादा चीज़ों को डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई टेक्निकली क्वेश्चंस नहीं आते। चैप्टर 2 की बात करते हैं। चैप्टर 2 में 3 से 5 सेक्शन है। उच्च हाई कोर्ट में क्या फीस लगेगी और प्रेसिडेंसी नगरों के लघुवाद न्यायालय में क्या फीस लगेगी, उनके बारे में, तो 2 कोर्ट्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला हम सेक्शन 3 में देखते हैं हाई कोर्ट के बारे में, और दोनों के ही बारे में है वो, तो सेक्शन 3 में दोनों के ही बारे में, प्रेसिडेंट लघुवाद न्यायालय के बारे में भी दे दिया गया है इसी में सेक्शन 3 में। तो देखिए सेक्शन 3 को देख लेते हैं। हाई कोर्ट की आरंभिक शाखाओं में फीसों का उद्ग्रहण। अब हाई कोर्ट की जो प्रारंभिक शाखा है उनमें फीसों का उद्ग्रहण कैसा होगा? लेवी ऑफ फीस इन हाई कोर्ट्स ऑन देयर ओरिजिनल साइट। तो फीस हाई कोर्ट की आरंभिक शाखाओं में फीसों का उद्ग्रहण में फीसें जो केरल, मैसूर और राजस्थान के उच्च न्यायालयों से, अब राजस्थान का बात आ गई है यहाँ पर राजस्थान की। तो पहले राजस्थान में भी था ये एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट और कोर्ट फीस एक्ट, बस हटा दिया गया सिलेबस में से, अब तो छत्तीसगढ़ का पार्ट है। अब पता नहीं न्यू नोटिफिकेशन में क्या आता है, वैसे तो वही सिलेबस है उसका। अब देखिए न्यू एक्ट जो एप्लीकेबल हो चुके हैं 1 जुलाई से, तो नोटिफिकेशन में तभी पता चलेगा, नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें वो देते हैं कि नहीं सिलेबस में, क्योंकि आना तो चाहिए, क्योंकि न्यू क्रिमिनल एक्ट ही लागू होंगे, क्योंकि अब वो प्रभाव में आ चुके हैं, इसलिए यही नोटिफिकेशन में पूरी संभावना है वही आएंगे। तो आप अभी तक आपने बेयर एक्ट जो है परचेस नहीं किए हैं तो आप ज़रूर कर लीजिए न्यू क्रिमिनल लॉ, और उन्हें रीड करना शुरू कर दीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। देखिए एक नोटिफिकेशन आपको आ चुका है, मतलब दे चुके हैं छत्तीसगढ़ वाले, तो इसमें देखिए छत्तीसगढ़ जुडिशरी का नोटिफिकेशन आ चुका है 5 मंथ एगो, तो मतलब 5 मंथ पहले आ चुका है। और अब देखिए न्यू नोटिफिकेशन और आने वाला है एग्ज़ाम से रिलेटेड, मतलब फॉर्म एप्लीकेबल, मतलब अप्लाई करने के लिए, फॉर्म फिल करवाने के लिए और एग्ज़ाम की डेट के लिए वो एक नोटिफिकेशन और जारी करने वाले हैं, बहुत ही जल्द होने वाला है, जुलाई में ही हो जाएगा। तो मतलब जुलाई में हो जाए, कभी भी हो जाए, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है ना, एग्ज़ाम हुए प्रीलिमिनरी का 1 मंथ हो चुका है, 1 ईयर हो चुका है। तो अब उसकी उन्होंने नोटिफिकेशन तो दे दिया था 57 वैकेंसीज़ के बारे में, तो वो अब न्यू नोटिफिकेशन कभी भी दे सकते हैं फॉर्म फिल और एग्ज़ाम डेट के रिलेटेड। तो आप तैयार रहिए उसके लिए, तो न्यू क्रिमिनल एक्ट की तैयारी आप कर लीजिए। और बाकी
क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसके लिए आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है, 500 पर मंथ है। जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं हो जाती तब तक प्रीलिमिनरी का 500 पर मंथ है। और बाकी आप वीडियो बना चुके हैं, उसमें आप देख लीजिएगा। और चलिए आगे देखते हैं क्या क्या इसमें है। आज स्टार्ट हुई है क्लासेस। देखिए बहुत बिजी रहते हैं इंसान, टाइम नहीं मिलता है। MP ADPO की तैयारी भी अगर आपको करनी है तो उसकी प्रिपरेशन हम आपको करवाएंगे। देखिए MP GK आपको पूरा कवर करवाएंगे। हमारे साथ हमारे और भी साथी हैं जो आपको जो MP ADPO की प्रिपरेशन कराएंगे। GK तो खैर मैं भी पढ़ाती हूँ, और भी है हमारे साथ जो आपको MP GK कवर करवा देंगे। MP GK की फ़ी क्या रहेगी वो हम आपको बता देंगे बाद में। आप हमें कांटेक्ट करिएगा, उसका कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। आप कॉल करिए, कांटेक्ट करिए हमसे MP ADPO के लिए भी, और किसी भी स्टेट की एग्ज़ाम की तैयारी करना है आपको तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्रेसिडेंसी जो देखिए अभी तो आगे इसको पढ़ना है ना। हाई कोर्ट के लिपिक और शरीफों तथा अटर्नियों से भिन्न अधिकारियों को तत्समय संदेह हैं। उच्च न्यायालयों से भिन्न, इसमें मतलब किस कोर्ट की बात कर रहे हैं? केरल, मैसूर और राजस्थान के हाई कोर्ट से भिन्न जो हाई कोर्ट है, 3 कोर्ट को छोड़ दिया इन्होंने। तो उसमें जो भी लिपिक वगैरह है उनके जो अधिकारियों को जो देय हैं वो फीसेस इसमें आती है। शेरीफ तथा अटर्नियों से भिन्न की बात है। लिपिक कौन से आएंगे? जिनमें शेरीफ और अटर्नी नहीं आते हैं, उनसे भिन्न जो है अधिकारी, उनको जो दी जाने वाली फीस है वो आएगी। यह उन न्यायालय में से हर एक में इस अधिनियम से उपाबद्ध प्रथम अनुसूची के संख्यांक 11 और द्वितीय अनुसूची के संख्यांक 7, 7, 12, 14, 20 और 21 के दिन प्रभारी है। प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय में फीस का उद्ग्रहण। अब प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय की बात आ गई है तो वे फीसें, अभी तो हमने हाई कोर्ट के बारे में देखा था। तो हाई कोर्ट में 3 हाई कोर्ट को छोड़ दिया गया, केरल, मैसूर और राजस्थान हाई कोर्ट से भिन्न। तो अब बाकी के मतलब जितने भी हाई कोर्ट है वो आ गए हैं, यानी कि उन तीनों को छोड़ दिया गया है। उनमें लगने वाली फीसों के बारे में इसमें नहीं बताया गया। अब आता है प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालयों में फीस का उद्ग्रहण। तो वे फीसें जो प्रेसिडेंसी नगरों के लघुवाद न्यायालय था उनके विभिन्न कार्यालयों में तत्समय प्रभारी हैं। इसमें इसके पश्चात बताई गई रीति से संग्रहित की जाएगी। तो कैसे उनको कलेक्ट किया जाएगा? जो इस एक्ट में बताया गया है, आगे जो ढंग बताया गया ना चैप्टर 5 में फीसों के उद्ग्रहण का ढंग, तो उस तरीके से कलेक्ट की जाएगी। उसमें बताया गया है चैप्टर 5 में, उसमें देखेंगे आगे जाके चैप्टर 5 में। अब सेक्शन 4 क्या कहते हैं? उन दस्तावेजों और फीसें जो उच्च न्यायालय में उनकी असाधारण अधिकारिता में फाइल आदि की गई हैं। मतलब जो आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में, अपीलीय अधिकारिता में और निर्देशक पुनरीक्षण न्यायालय के रूप में जो भी फीसें से हाई कोर्ट में लगने वाली, उसके बारे में बताया गया है सेक्शन 4 में। और सेक्शन 5 क्या बताता है? फीस की आवश्यकता है, रकम की बाबत मतभेद होने की दशा में प्रक्रिया क्या है। तो प्रोसीजर बताता है कि अगर मतभेद हो जाता है कि भाई क्या उसकी रकम थी और फीस की क्या आवश्यकता है, उसके बारे में कोई भी मतभेद हो जाता है ना, जब उस अधिकारी के जिसका कर्तव्य देखना है कि इस अधिकारी के अधीन कोई फीस दी जाए और किसी वादकर्ता या अटर्नी के बीच फीस के संदाय की आवश्यकता है, उसकी रकम की बाबत कोई मतभेद पैदा होता है, तब यदि मतभेद उच्च न्यायालयों में से किसी में भी पैदा होता है तो वह प्रश्न विनिर्धारक अधिकारी को निर्देशित किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय तब के सिवाय अंतिम होगा जबकि प्रश्न उसकी राय में सार्वजनिक महत्व का है। तो सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न है तो फाइनल होगा उस दशा में जब उस न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के या उस न्यायालय के हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश के जिसे मुख्य न्यायमूर्ति साधारणतः विशेषतः इस निमित्त नियुक्त करेगा, अंतिम विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा। और यदि ऐसा कोई मतभेद
लघुवाद न्यायालय में से किस में पैदा होता है? तो वह प्रश्न न्यायालय अधीक्षक को निर्देशित किया जाएगा, जिसका उस पर निश्चय तब के सिवाय अंतिम होगा जबकि वह उस प्रश्न उसकी राय में सार्वजनिक महत्व का है, जिस दशा में वह उसे ऐसे न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश के अंतिम निश्चय के लिए निर्देशित करेगा। मुख्य न्यायमूर्ति यह घोषित करेगा कि कौन इस धारा के पहले पैरा के अंतर्गत निर्धारक अधिकारी होगा। तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो ये डिसाइड करेंगे कि जो निर्धारक अधिकारी है वो कौन होंगे। ठीक है, फर्स्ट पैरा में तो हाई कोर्ट के बारे में दिया है ना, तो वही करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर 2 तक हमने देख लिया है। इसमें बाकी जो लास्ट मतलब आगे के तो 3 चैप्टर बचे हैं, 3 से 6 तक, 3 से 6 तक हमको 4 चैप्टर देखने, तो 4 चैप्टर बचे हैं बाकी के, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अच्छा लगा है, जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए और नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन को ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नोटिफिकेशन आप नोटिस वगैरह रहती है, उसमें कुछ भी आप देख लीजिए जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी। कुछ वीडियोस के लिंक वगैरह दिए हुए होते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा, उसे ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।